हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 5.1 इसका सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए वो सभी मैंने आपको उस वीडियो में बता दिए थे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1 का जो पहला सवाल है इससे। ठीक है, देखो जो प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है इसमें हमसे क्या बोला गया है। इसमें हमसे बोला गया है निम्नलिखित स्थितियों में किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब यहाँ पे जो भी हमें केस दिए गए हैं अलग अलग, कहाँ पर एपी बन रही है कहाँ पर नहीं बन रही है ये हमें बताना है। ठीक है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक, तो देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, हालांकि मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हल्का सा एक बार रिवाइज करा दूँ। समांतर श्रेणी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो लगातार आने वाले पदों के बीच का जो अंतर रहता है वो हमेशा समान रहता है। जैसे जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 और यहाँ पे लिखता हूँ 8, फिर लिखता हूँ 10, फिर लिखता हूँ 12। ठीक है ना, इस तरह से मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ। तो ये इसका पहला पद होगा, ये इसका दूसरा पद होगा, ये इसका तीसरा पद होगा। ठीक है ना, इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। ठीक, चौथा पद, फिर पांचवा पद, फिर इसी तरह से। तो यहाँ पे खास बात क्या है, देखो ये अगर एपी है तो खास बात ये होगी कि दो लगातार आने वाले पदों के बीच का जो अंतर है वो बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पे 6 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 8 में से 6 घटाओगे 2 मिलेगा, 10 में से 8 घटाओगे 2 मिलेगा। ठीक है, 12 में से 10 घटाओगे 2 मिलेगा, 2 का अंतर है, तो ये एक एपी है। इसी तरह से मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा 20, यहाँ 4 का अंतर है, तो ये भी एक एपी है। ठीक है, मान लो इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख दूं 10, यहाँ लिख दूं 20, यहाँ लिख दूं 30। खास बात क्या है कि अंतर समान है। ठीक है ना, 10 में 10 जोड़ोगे 20 आएगा, 20 में 10 जोड़ोगे 30 आएगा। यहाँ 10 का अंतर चल रहा है, यहाँ 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर चल रहा है, जिसे हम बोलते हैं सार्वंतर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि अगर दो लगातार आने वाले पदों के बीच का जो अंतर है वो हर जगह बराबर रहता है तो वो एक एपी होगी। अब हम देखते हैं कि जो हमें सवाल दिया गया है इसमें कहाँ कहाँ एपी बन रही है, कहाँ कहाँ नहीं बन रही। ठीक है, जो देखो पहला केस है, जो पहला केस है इसमें बोला गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये और लगेगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, देखो कि शुरुआत में, ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 15 रुपये लगेगा और फिर जैसे जैसे अतिरिक्त किलोमीटर कोई चलता जाएगा उसको 8 रुपये और देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे पहले किलोमीटर के लिए 15, कोई 2 किलोमीटर गया तो 15 तो ये रहेगा, साथ में 8 और जुड़ जाएगा, यानी 15 8 23। फिर अगर कोई 1 किलोमीटर और जाएगा तो 8 रुपये और देगा, यानी कि 23 और 8 31। ठीक है, और इसी तरह से जब आप चलते जाओगे हर एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या इस केस में एपी बन रही है या नहीं बन रही, हमें बस यही बताना है। ठीक है ना, ये इसी तरह से चलता जाएगा। तो हम बोलेंगे यह एक एपी है। हम क्या बोलेंगे, यह एक एपी है क्योंकि यहाँ पर दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है। पदों के बीच का अंतर समान है। ठीक है, वो अंतर क्या है, वो अंतर है 8 का। ठीक है, गैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया पहला हिस्सा। जो पहला हिस्सा था उसमें ये एपी बन रही है। ठीक, अगर मैं इसी तरह से बात करूं दूसरे हिस्से की, तो अब देखो जो इसका दूसरा हिस्सा है इसमें क्या बोला गया, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कोई बेलनाकार बर्तन है, उसमें हवा भरी हुई है,
पंप से उस हवा को निकाला जा रहा है, हर बार बची हुई हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे एपी बनेगी या नहीं बनेगी ये हमें बताना है। देखो ठीक है, देख लेते हैं बनेगी या नहीं। मान लेते हैं शुरुआत में जो हवा है, ठीक है ना, उसे मैंने A1 बोल दिया। शुरुआत में मान लेते हैं हवा जो है, मान लो अगर वो x मीटर क्यूब है, शुरुआत में कितनी हवा है, x मीटर क्यूब। तो दूसरे केस में क्या होगा, जब एक बार हवा इसकी निकाल दी जाएगी तो कितनी हवा बचेगी। देखो x मीटर क्यूब हवा थी, उसमें से हर बार 1/4 निकाला जाता है, जितनी हवा है उसका 1/4। जैसे पहले x मीटर क्यूब थी मान लो, तो x मीटर का 1/4 यानी x/4, इतनी हवा बाहर निकाल दी गई। तो जो थी उसमें से माइनस कर दो, इतनी हवा बच गई। कितनी है ये देखो, 4x में से 1x गया, 3x/4, इतने मीटर क्यूब। ठीक है, फिर से समझो। ठीक है, शुरुआत में मान लो x घन मीटर थी, उसके बाद क्या 1/4 निकाल दिया गया, 3x/4 घन मीटर बची। फिर क्या होगा, तीसरे केस में फिर से क्या होगा, फिर से हर बार उसकी 1/4 निकाली जाती है। तो अभी पंप में कितनी बची है, 3/4। इसमें से क्या निकाला जाएगा, 1/4, लेकिन किसका 1/4, जो बची थी उसका। बची कितनी थी, 3/4, 3x/4। अब इसका 1/4 क्या होगा, इसका 1/4 होगा 3x/4 गुणा में 1/4, यही तो होगा इसका 1/4। ठीक है ना भाई, जो बची हवा है उसी का 1/4 निकालना है आपको। जैसे पहले x थी तो x का ही 1/4, फिर यहाँ पे 3x/4 बची तो 3x/4 का ही 1/4 निकालोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3x/4 अपनी जगह रहा, माइनस 3x/16। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको देखो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, 3x एकम 3x, नीचे 4 गुणा 4 यानी 16, तो 3x/16 सीधा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखो लघुत्तम 16 और 4 का 16 ही हो जाएगा। छोटे नंबर के पहाड़े में अगर बड़ा नंबर आ रहा है वही लघुत्तम हो जाता है। तो 4 का पहाड़ा 4 बार 16, 4 3 12 यानी 12x, माइनस 16 एकम 16, 3x। ठीक है, तो 12 में से 3 गया कितना, 9x/16। ठीक है, तो अब देखो, अब ये एपी है या नहीं आप आराम से देख के बता सकते हो। यहाँ पे देखना, जो पहला पद है वो ये रहा, जो दूसरा पद है वो ये रहा, और जो तीसरा पद है वो देखो फाइनली अपने पास सॉल्व करके ये आया है। तो क्या ये एपी में है, नहीं है। आप देखोगे इनका अंतर समान नहीं आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। A1 A2 A3 एक साथ लिख लेता हूँ मैं, A1 A2 A3 है ना, आगे भी चलता जाएगा ये, बट अभी मुझसे मतलब नहीं है। A1 कितना है, x है, ये कितना था 3/4x या 3/4x यहाँ पे लिख दिया, और अगला कितना है 9x/16 है ना, इसी तरह से चल रहा है। तो क्या ये एपी है या नहीं हमें ये बताना था। हालांकि इतना लंबा चौड़ा करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे पहले निकालते हैं डी, सारबंतर जो डी होता है अपना, वो देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। A2 - A1 ऐसे ही निकाला जाता है, पिछली वीडियो में बताया था। अगले पद में से पिछला पद घटा दोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x/4, उसमें से x घटा दोगे, कितना आएगा ये, देखो यहाँ से D1 बोल दो इसको। ठीक है, यहाँ से कितना 4x, 3x में से 4x गया यानी कि -x/4, ये आ रहा है D1 का मान। फिर देख लेते हैं D2 निकाल के। देखो इस पद में से हमने ये वाला पद घटाया, -x/4 आया। अब इसमें से ये वाला घटाएंगे, अगर यही आ रहा है तो ये एपी है, नहीं तो नहीं है। चलो देखते हैं। यहाँ से सीधा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, 9x/16 में से इससे पिछला पद घटा दो, 3x/4। तो यहाँ देखो ये 16, 16 एकम 16 यानी कि 9x, माइनस 4 चौक 16, 4 3 12x। कितना आया ये, 9x में से 12 कटोगे -3x/16। गैप बराबर बराबर नहीं आया भाई, यहाँ पे गैप कुछ और आ रहा है, यहाँ पे गैप कुछ और आ रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर सारवंतर बराबर नहीं है, D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं आ रहा, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है ना, ये एपी नहीं है। समझ में आ गया आपको। चलो तीसरे केस की बात कर लेते हैं। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस देखो यहाँ पर है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो यार ये तो एपी है। ठीक है ना, यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
पहले जो खुदाई की लागत लगेगी प्रथम मीटर की वो 150 रुपये है, और फिर 50-50 रुपये बढ़ती जाएगी, है ना। शुरुआत में क्या 150, फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा, कितने रुपये बढ़ जाएगा 50 रुपये और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 200, फिर 50 रुपये और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 250, ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे D1 का मान तो 200 में से 150 करोगे 50 बचेगा, D2 निकालोगे 250 में से 200 करोगे 50 बचेगा, क्योंकि हर बार अंतर 50-50 का आ रहा है तो AP है, यहाँ पे आप लिख लेना AP है। ठीक है, ये भी हो गया। चौथे की बात करें अगर हम, अब देखो जो चौथा हिस्सा है इसमें बोला गया खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, मतलब जो मिश्रधन बनेगा प्रत्येक वर्ष के बाद वो AP बना रहा है या नहीं ये हमें बताना है। किस हिसाब से यहाँ पे, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। याद रखना ब्याज यहाँ पे कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज है। शुरुआत में राशि जो जमा की गई उसे हम बोलते हैं मूलधन, ठीक है। एक वर्ष के बाद जो मूलधन प्लस में ब्याज आएगा उसे हम बोलते हैं मिश्रधन। तो जो भी मिश्रधन बन रहा है वो AP बना रहा है नहीं, बना रहा है या नहीं ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यार पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वो हम कैसे निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज अगर लग रहा है, आपको फॉर्मूला नहीं आता है, डिटेल में वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल हल्का सा बता देता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले मूलधन, जैसे यहाँ पे मूलधन है 10,000 जो पैसा जमा किया गया है, फिर ब्रैकेट में आता है 1 प्लस में जो भी दर है, जैसे दर है 8/100, अगर वार्षिक है तो यहाँ पे जितने वर्ष की बात है उतना पावर में आ जाएगा, जैसे 1 वर्ष की बात कर रहा हूँ, पहले वर्ष के पश्चात जो बना है वो ये है। ठीक है, दूसरे वर्ष के पश्चात में जो बनेगा तब कितना मिश्रधन हो जाएगा, शुरुआत में 10,000 जमा किया गया था, 1/8 दर वही है, लेकिन अब 2 वर्षों के बाद की बात की जा रही है तो पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तीसरे की बात करूंगा मैं तो यहाँ से फिर से वही, देखो मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं गया हूँ ना, मूलधन मिश्रधन क्या होता है अभी बिल्कुल डिटेल में नहीं गया, क्योंकि एक सवाल है उसके लिए मैं इतना लंबा चौड़ा पढ़ाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। अलग से वीडियो मैंने बना रखी है मूलधन मिश्रधन की कक्षा 8 के लिए, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस में 8/100 और उसकी घात कितनी 3, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यार ये AP में नहीं है। ठीक है, A1 A2 A3 यहाँ पे AP में नहीं है, क्यों, क्योंकि यार इसका स्क्वायर करोगे बहुत बड़ा नंबर बनेगा, उसमें से घटाओगे, क्यूब करोगे और यानी अंतर जो है ना वो समान नहीं रहेगा, इसके और इसके बीच का गैप कुछ और आएगा, इसके और इसके बीच का गैप कुछ और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है इसलिए AP नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही है तो इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसमें से ये घटाओ, फिर इसमें से ये घटाओ, अलग अलग चीज़ें आएंगी और लिखो फिर कि AP नहीं है। हालांकि हम देख के भी बता सकते हैं, इतना अंदाजा लग जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखो यार पहला जो हिस्सा है इसमें प्रथम पद यानी कि A किसी AP का है 10 और जो D है यानी सार्व अंतर वो है 10। हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं तो AP प्रथम 4 पद क्या होगा, पहला पद तो दिया ही हुआ है 10, D दिया गया तो D जोड़ते जाओ आपको अगले पद मिलते जाएंगे। भाई D का मतलब क्या है, सार्व अंतर, जो अंतर है, यानी अगला पद जाने के लिए D जोड़ दो इसमें। तो 10 और 10 20, 10 का अंतर है भाई, तो 10 जोड़ोगे 10 20, फिर 10 30। ठीक है ना, इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे। हमें प्रथम 4 लिखना था तो 10 और जोड़ दो 40, प्रथम 4 पद हो गए AP के। ठीक है ना, बाकी के हम नहीं लिख रहे, छोड़ दो। तो ये हो गया पहला हिस्सा। इसी तरह से अगर मैं दूसरे हिस्से की बात करूं तो दूसरे हिस्से में A बराबर है -2, D बराबर है 0। तो AP क्या हो जाएगी, हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। भाई देखो A मतलब प्रथम पद है -2, D 0 है मतलब 0 जोड़ते जाओ, जब 0 जोड़ोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको ये -2 का -2 ही रहना है। तो प्रथम 4 पद ये लो। ठीक, ये हो गया। इसी तरह से तीसरा हिस्सा देखो, यहाँ पे A बराबर कितना है 4, D बराबर कितना है -3। तो AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, पहला पद यानी A यानी 4, फिर इसमें -3 जोड़ोगे, 4 प्लस -3 यानी कि 4 - 3 1 बचेगा। कैसे किया मैंने देख लो, 4 में मैंने D जोड़ा, D कितना है -3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस -3, 4 में से 3 गया 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फिर इसमें -3 और जोड़ोगे हो जाएगा -2। कैसे किया, 1 में कितना जोड़ना है -3, तो 1 प्लस -3, 1 -3 कितना बचेगा -2। ठीक, इसी तरह से -3 करोगे और फिर -5 हो जाएगा।
ठीक, तो ये आसान है यार, ठीक है ना, ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ये आप खुद कर लेना, इतना आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, सिर्फ जोड़ते जाना है। चलो एक और कर देता हूँ मैं, चौथा। यहाँ पे a बराबर कितना है -1, d बराबर कितना है 1/2। AP क्या बनेगी, प्रथम 4 पद लिखने हैं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, A1 A2 पर डायरेक्ट हो जा रहे हैं। तो पहला पद तो -1 है, अगला पद निकालने के लिए क्या करोगे, -1 में d जोड़ दोगे, कितना 2 एकम 2 यानी -2 + 1/2, -2 + 1 कितना बचेगा, -1/2, यानी अगला पद आ जाएगा -1/2। ठीक है, फिर अगले के लिए इसमें 1/2 और जोड़ दोगे, -1/2 + 1/2 0, देखो -1/2 था ही है, इसमें d और जोड़ना यानी कि 1/2, तो यहाँ पे प्लस का 1/2, यहाँ -1/2 0 हो जाएगा, फिर 0 में 1/2 जोड़ोगे, फिर से 1/2 हो जाएगा, प्रथम 4 पद हो गए। इसी तरह से ये कर लेना यार, ठीक है, ये भी आसान है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। यहाँ पे हमें प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है, ये पक्का है कि यहाँ पे जो भी दिया गया है वो AP ही है, हमें चेक नहीं करना है ना, सवाल में बोला गया कि प्रत्येक जो है वो AP है। तो यार पहले हिस्से की बात करूँ मैं, पहले हिस्से में AP क्या दे रखी है, 3 1 -1 -3, ठीक है, और ये आगे ऐसे चलता जा रहा है। तो प्रथम पद यानी A लिखना है हमें, और सार्व अंतर यानी कि D लिखना है हमें। तो प्रथम पद क्या होगा 3, सार्व अंतर क्या होगा, कहीं से भी दो लगातार जो पद है उसमें से अगला में से पिछला घटा दो, जैसे 1 में से 3 घटा दो, 1 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, -2, तो ये रहा प्रथम पद, ये रहा सार्व अंतर, ठीक है, हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं दूसरे हिस्से की, तो यहाँ पर क्या है, देखो सीधा कर दे रहा हूँ मैं, A यानी प्रथम पद हो गया -5, सार्व अंतर यानी कि D हो गया, -1 में से -5 घटा दो, -1 में से -5 घटाना है, ठीक है, -1 में से -5 घटाना था, ठीक, तो यहाँ से -1 -+5, 5 में से 1 यानी 4, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आप ये वाला हिस्सा आराम से कर सकते हो, इसमें से घटा देना, D मिल जाएगा, ये भी कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखो, जो आखिरी सवाल है, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई। पहला हिस्सा क्या है, 2 4 8 16, तो ये तो AP नहीं है, ठीक है ना, ये AP नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम करेंगे 2 4 8 16, अगले पेज पे करता हूँ, तो यहाँ पर देखो 2 4 8 16 डैश डैश डैश, तो इसका D निकालो, D1, 4 में से 2 गया, कितना आ रहा है 2, D2 निकालो, यानी इनका अंतर देखो, 8 में से 4 गया, कितना आ रहा है 4, मतलब यहाँ तो जो अंतर है वो 2 का है, यहाँ पे जो अंतर है वो 4 का है, ठीक है ना। तो ये अंतर जो है वो हर जगह समान नहीं है, तो क्योंकि सार्व अंतर यहाँ पे जो भी मिल रहा है वो अलग अलग मिल जा रहा है, मतलब अंतर अलग अलग मिल जा रहा है, तो ये AP नहीं, ठीक है, ये AP नहीं है, ठीक। अगर AP होता तब हम आगे बात करते, जो भी करना था, ठीक है। अगला क्या है, 2 5/2 3 7/2, तो देख के पता लग रहा है AP है, कैसे, 5/2 को 2.5 समझो यार, 5/2 में 5 का था 2.5, और 7/2 में 3.5, तो 2 2.5 3 3.5, मतलब 0.5 का अंतर आ रहा है, या फिर 1/2 का अंतर आ रहा है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले है 2, फिर है 2.5 यानी कि 5/2, फिर है 3, फिर है 3.5 यानी 7/2। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से D1 निकालें तो 5/2 - 2 हो जाएगा, अगले पद में से आपको पिछला पद घटा देना है, ठीक है, D मिल जाएगा आपको, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, बटे में कितना 2। अच्छा D2 अगर मैं निकालूँ तो फिर इसमें से ये घटा दो, यानी कि 3 - 5/2, तो 2 × 3 6 में से 5 गया 1/2। अगर मैं इस तरह से D3 निकालूँ तो 7/2 में से 3 घटा दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 - 2 3 6, यानी कि 7 में 6 गया 1/2। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो सार्व अंतर है वो हर जगह बराबर आ रहा है, ठीक है, तो ये AP है, ये AP है।
अगले 3 पद और लिखने हैं हमें, ठीक है, अगले 3 पद और लिखने हैं। तो हम बोलेंगे इसके अगले 3 पद, अगर AP है तो अगले 3 पद भी लिखने थे, याद रखना, अगले 3 पद, ठीक है। और क्या लिखना था, इसका सार्वंतर याद कीजिए। चलो सार्वंतर तो हमें पता लग गया, ठीक है ना। जो सार्वंतर है, सार्वंतर यानी कि D, वो वही है जो D1 D2 D3 है, यानी कितना 1/2 ये आ गया। या फिर अगले 3 पद ना लिख के मैं क्या लिख रहा हूँ, सीधा जो AP है उसमें ही सीधा AP लिख के जो दिया गया है पहले वो लिख देता हूँ। हमें दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2, यहीं पे अगले 3 पद भी लिख देता हूँ, अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। देखो ये हमें दिया था। अगला क्या होगा, एक क्रम मिल रहा है, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। 2, 3, फिर क्या आएगा 4, फिर 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 2 यानी 9, चाहे आप जोड़ के देख लो यही आएगा। फिर 4 के बाद क्या 5, देखो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ऐसे चलेगा, 5, 2, 7, 2, 9, टाइम बचाओ यार, क्यों इतनी मेहनत करनी। चाहे आप जोड़ के देख लेना 1/2 ये आएगा, ठीक है। 1/2 1/2 जोड़ते रहोगे, अगले पद मिलते रहेंगे, ठीक। तो ये रहे अगले 3 पद इसके, और ये पद हमें लिख के खुद ही दिखाए हुए थे, ठीक। चलो अब इसी तरह से आप हर जगह कर सकते हो। देखो सारा हो जाएगा आपसे, ये भी आप कर लोगे, ये भी आप कर लोगे, ठीक है ना। अभी आप कर लेना खुद, ठीक है। मैं आपको ये वाला करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा और चौथा आपको खुद करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ पाँचवा में क्या 3, फिर प्लस में 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये है अपने पास, ठीक है। शुरुआत में देखो क्या है, शुरुआत में है 3, फिर है 3 + वर्गमूल 2, फिर है 3 + 2 वर्गमूल 2, फिर है 3 + 3 वर्गमूल 2, मतलब 3 + 3 वर्गमूल 2, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है, ठीक है, यही है ना। इसके बाद डैश 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 इस तरह से। तो यार ये भी देखो AP है, कैसे, D1 निकालो, मतलब इसमें से ये वाला घटा दो, यानी कि 3 + वर्गमूल 2 में से 3 माइनस करा मैंने, तो 3 से 3 गया, कितना बचा वर्गमूल 2। अच्छा D2 निकाल के देखते हैं, अगले पद में से पिछला पद माइनस करना है, कुछ और नहीं करना। तो 3 + 2 वर्गमूल 2, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करना है, पिछला पद, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2√2 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस वर्गमूल 2, ठीक है। 3 में से 3 गया 0, 2 वर्गमूल 2 में से एक बार वर्गमूल 2 जाएगा, वर्गमूल 2 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से अब आगे भी चेक कर लो चाहे, ठीक है, यही मिलता रहेगा। तो मतलब यहाँ पे सार्व अंतर पहले आप लिख दो, यह है AP है, ठीक है ना, ये AP है, और सार्व अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, सार्व अंतर यानी कि जो D है वो आ रहा है वर्गमूल 3। अगले 3 पद आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अगले 3 पद जैसे यहाँ पर क्या है, 3 + 3 वर्गमूल 2, फिर 3 + 4 वर्गमूल 2, 3 + 5 वर्गमूल 2, ठीक है। अगले 3 पद यहाँ लिख देता हूँ, चलो पूरा नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ अगले 3 पद लिख रहा हूँ। अगले 3 पद, ठीक है। अगले 3 पद क्या हो जाएगा, 3 + 4 वर्गमूल 2, फिर 3 + 5 वर्गमूल 2, फिर 3 + 6 वर्गमूल 2, ठीक है ना। आपको एक क्रम मिल रहा है यार, एक बार वर्गमूल 2, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, इस तरह से लिखना, ठीक। चलो ये भी हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर देखो ये AP नहीं है, क्यों नहीं है ये करके दिखा देता हूँ। देखो यार जब यहाँ पे आप D1 निकालोगे तो इसमें से ये माइनस करोगे, यानी कि 0.22 में से माइनस करोगे 0.2, ठीक है ना। दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट बनाने के लिए इधर आप चाहो तो 0 भी लगा सकते हो। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0.02, ठीक है। जबकि अगर आप D2 निकालो फिर इसमें से ये माइनस करो तो ये है 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। चाहो तो इधर एक और 0 लगा लो क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट तक है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.002, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, तो ये बराबर नहीं है, D1 बराबर नहीं है D2 के, तो AP ही नहीं है, ठीक है।
तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप ये वाला खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे तो देखते ही बता दोगे यार, सारे पद समान हैं, तो ये भी AP है। D कितना आएगा 0, हर जगह 0 मिलेगा। देखो इसमें से ये घटाओगे 0, इसमें से ये घटाओगे 0, इसमें से ये घटाओगे 0। जब सारे पद एक जैसे हों तो आंख बंद करके D का मान आ गया 0, अगले 3 पद भी यही हो जाएंगे, लिख लेना, क्योंकि सारे पद वही हैं। तो किसी में से, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, हर जगह 0 0 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आराम से कर सकते हो आप, इसमें से भी आप आराम से बता सकते हो। देखो 2A में से 1A गया, A बचा, 3A में से 2A गए, 1A बचा, 4 में से 3 गया, 1A बचा, तो ये भी AP है। अगले पद क्या हो जाएगा 5A, फिर क्या 6A, फिर क्या 7A, तो ये AP है, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ फंस सकते हो सकता है आप यहाँ फंस जाओ, आप में से कुछ बच्चे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ फंसे, कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ फंसे और यहाँ, बाकी तो आप कर लो। यहाँ स्क्वायर निकाल लेना, घटा के देख लेना, स्क्वायर निकाल लेना, घटा के देख लेना। ये दोनों मैं बता देता हूँ। यहाँ पे A स्क्वायर, A क्यूब, A4, ठीक है। देखो यहाँ पर A है, A की घात 2 है, A की घात 3 है, A की घात 4 है। वैसे तो जब भी ऐसे घात में रहता है तो AP नहीं बनती है ना, देखते बता लग जाता है, बट फिर भी देखो यहाँ पे D1 निकालते हैं। इसमें से A घटाओगे, A की घात 2 में से A घटाया, कैसे करोगे, तो घटेगा नहीं तो कॉमन ले लो, A उभयनिष्ठ आ गया, A स्क्वायर में से A बाहर आया तो यहाँ A बचा है, A में से पूरा A बाहर आ गया तो 1 बचा है ना। कॉमन लेना आपको आता है कि मतलब गुणा करके वापस से ऊपर वाली चीज़ बन जानी चाहिए। तो A गुणा A करोगे तो A का वर्ग बन जाएगा, देख लो चाहे, ठीक है। ऐसे ही A गुणा में 1 करोगे तो फिर से A बन जाएगा, यानी कि D1 तो ये रहा। अच्छा D2 की बात करें अगर हम, तो फिर A3 में मतलब A की घात 3 में से A की घात 2 घटाओ। अब यहाँ छोटी घात कॉमन लेते हैं, A की घात 2, A की घात 3 में से A की घात 2 छोटा है, यहाँ A की घात 2 निकल गया, A की घात 3 में से एक A बचा रहेगा, पूरा पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे बचा 1। तो यार देखो यहाँ पर जो D1 आया है वो ये है, जबकि यहाँ पे जो आया है वो ये है। क्या दोनों समान है? नहीं, दोनों समान नहीं है। तो D1 जो है वो बराबर नहीं है D2 के, तो AP नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, AP नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9, वर्गमूल 12, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। एक और रह गया अभी ना, ये वाला, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32, ठीक। वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32, इस तरह से चलता जा रहा है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 2, वर्गमूल 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 वर्गमूल 2, वर्गमूल 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 वर्गमूल 2, वर्गमूल 32 को मैं लिख सकता हूँ 4 वर्गमूल 2। ऐसा कैसे किया मैंने, वर्गमूल 2 की जगह वर्गमूल 2, 8 को मैंने कैसे लिखा, देखो 8 के टुकड़े कर लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है ना। वर्गमूल के अंदर जो 8 था उसकी जगह समझो मैंने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 बार के जोड़े के बदले में 1 बार 2 बाहर आ गया, एक वर्गमूल 2 जिसका जोड़ा नहीं बचा वो अंदर रह जाएगा, यानी वर्गमूल 8 को आप 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जो वर्गमूल 18 है, इसमें आप क्या करो, 18 को उठाओ, टुकड़े कर लो, 2 का पहाड़ा 9 बार 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो वर्गमूल के अंदर जो 18 है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 2। यहाँ पे जोड़ा बन गया तो एक बार बाहर आएगा, जिसका जोड़ा नहीं बचा वो वर्गमूल के अंदर रह जाता है, 3 वर्गमूल 2, है ना। इसी तरह से सब कुछ चलता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये AP है, क्यों, D1 निकालो, D1 क्या हो जाएगा, 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, तो कितने वर्गमूल 2 बचे, 1 वर्गमूल 2 बच गया। ऐसे आप D2 निकाल के देख लो, चाहे 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 माइनस करोगे, फिर से वर्गमूल 2 बच जाएगा, मतलब हर जगह वर्गमूल 2 ही आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। आप चाहो तो ये चीज़ पहले ना बदलो, जब सवाल कर रहे हो तब बदलो, मेरे कहने का मतलब है
आप चाहो तो अगर आपने पहले ये नहीं बदला, ठीक है, पहले मान लो आपने ये नहीं बदला, आपने सीधा लिखा वर्गमूल 8 में से वर्गमूल 2 माइनस करना है, फिर आपने इसकी जगह बाद में बदल लिया कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे भी लिखना था, तो देखो ये 2 वर्गमूल 2 है, 3 वर्गमूल 2 है, 4 वर्गमूल 2 है, तो अगला क्या आएगा 5 वर्गमूल 2, अगला, क्योंकि अगले 3 पद लिखने थे ना, तो 5 वर्गमूल 2 अगला, फिर 6 वर्गमूल 2 उससे अगला, 7 वर्गमूल 2 इससे अगला। अब आप कहोगे पीछे तो ऐसे नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, अंदर ले आते हैं। जब ये अंदर जाएगा तो डबल बार जाएगा, याद रखना, 5 की जगह 25 जाएगा, यानी वर्गमूल 50। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब 5 2 बार अंदर रहा होगा तभी तो एक बार बाहर आया होगा, तो हम उल्टा कर रहे हैं, वापिस ले आ रहे हैं, ठीक है ना, वापिस ले आ रहे हैं। तो कितना, देखो जब ये ऐसे रहा होगा 5 गुणा 5 गुणा 2, तभी तो एक बार 5 बाहर आएगा। तो अगर हमें उल्टा करना है, इसको अंदर ले जाना है, तो 5 की जगह 5 गुणा 5 यानी 25 ले आना होगा, समझ में आ गई बात। तो 25 दूनी 50, इस तरह से 6 को अंदर ले जाओगे तो 36 बन जाएगा, अंदर वर्गमूल के अंदर, 6 गुणा 6 36 दूनी 72, फिर 7 को ले जाएगा 49 दूनी 98, 7 का पारा 7 बार 49 दूनी 98 वर्गमूल के अंदर। तो ये है अगले पद, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 वर्गमूल 9 वर्गमूल 12, 3 6 9 12 वर्गमूल के अंदर है, 3 6 9 12 वर्गमूल में है, ठीक है। अब देख लेते, चलो डी की बात करता हूँ, इसमें से घटाओ, ठीक है। अब ये घटता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन आप इसको वर्गमूल 6 को लिख सकते हो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2, मैंने वर्गमूल 6 को देखो ये लिख दिया, 3 दूनी 6 वही रहेगा ना, और जो ये वर्गमूल 3 था इसको ऐसे रहने दिया। अब दोनों में क्या एक जैसा, माइनस के पहले देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ भी है, तो ना वर्गमूल 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 बाहर लिया तो यहाँ 1 बचेगा, तो D1 तो ये रहा। अच्छा D2 निकाल के देखते हैं, D2 कैसे निकालोगे, वर्गमूल 9 में से वर्गमूल 6 घटाना है, वर्गमूल 9 में से वर्गमूल 6, देखते हैं क्या आता है। देखो वर्गमूल 9 को लिख सकते हो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 में ही क्यों तोड़ रहे हैं हम, क्योंकि मुझे पता है 6 में से भी कहीं ना कहीं वर्गमूल 3 मिलने वाला है, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, वर्गमूल 3 वर्गमूल 9 हो जाएगा, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो वर्गमूल 3 दोनों जगह है, कॉमन आ गया, यहाँ बच रहा है वर्गमूल 3 माइनस ये बाहर आ चुका है वर्गमूल 2, क्या दोनों बराबर है, नहीं, यहाँ वर्गमूल 3 लेने के बाद ये चीज़ बच रही है, ठीक है, जबकि यहाँ वर्गमूल 3 बाहर निकालने के बाद ये चीज़ बच रही है, दोनों बराबर नहीं है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के बराबर नहीं है, तो AP नहीं है, लिख लेना AP नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये बाकी जो बचे हैं आप कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए